28 फरवरी 2026 की एक सुबह से दुनिया अपनी रोज की जिंदगी में लगी हुई थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है। और फिर अचानक मिडिल ईस्ट का पूरा आसमान सैकड़ों मिसाइलों और फाइटर जेट से भर गया। कुछ ही घंटों के अंदर ईरान के मिलिट्री ठिकानों, मिसाइल बेस और सरकारी बिल्डिंग्स को एक के बाद एक निशाना बनाया जाने लगा। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही प्लान किया हुआ ऑपरेशन था, जिसका एक नाम भी था, ऑपरेशन लायंस रॉर, और इसे अंजाम दिया था इजराइल और अमेरिका ने एक साथ मिलकर। आप इस हमले की स्केल का अंदाजा लगाइए। सिर्फ 12 घंटे के अंदर ईरान पर लगभग 900 स्ट्राइक्स की गई, मतलब उसकी मिलिट्री की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश। तो ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये कोई मामूली मिलिट्री झड़प नहीं है, बल्कि एक फुल स्केल वॉर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर तो अभी आनी बाकी थी। इन्हीं हमलों के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने जैसे आग में घी डाल दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए थे। बस यही वो पल था जिसने पूरे इलाके को एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। अब जाहिर है, अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने के लिए ईरान का जवाब तो आना ही था, और वो जवाब बहुत ही भयानक और तेज था, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आग की लपेट में ले लिया। जैसे ही ये खबर तेहरान पहुंची, जवाबी कार्रवाई फौरन शुरू हो गई। ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स, यानी वो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें, और हजारों ड्रोन इजराइल और अमेरिकी ठिकानों की तरफ दाग दिए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। लेबनान से हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल पर हमला करके एक नया फ्रंट ही खोल दिया। मतलब अब लड़ाई कई तरफ से हो रही थी। तो अब तक ये जंग दो गुटों में साफ साफ बट चुकी थी। एक तरफ था ईरान और उसके सहयोगी जैसे हिजबुल्लाह और हमास, और दूसरी तरफ थी इजराइल और अमेरिका की मिलीजुली सैन्य ताकत। इस पूरी तबाही को देखकर एक सवाल तो मन में उठता है कि आखिर हालात इतने खराब हुए कैसे? इस जंग की जड़ें कई दशक पुरानी हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि ये युद्ध ठीक इसी समय पर क्यों छिड़ा? ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। असल में ये संघर्ष सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। इसके 3 मेन कारण थे। पहला, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसे इजराइल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था। दूसरा, ईरान की लगातार बढ़ती मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी। और तीसरा, पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान का बढ़ता हुआ प्रभाव, जिसने हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए इजराइल को जैसे घेर सा लिया था। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और विमानों तक ही सीमित नहीं थी। इसके 2 और भी जरूरी पहलू थे। एक तो युद्ध से ठीक पहले ईरान की अंदरूनी हालत, और दूसरा एक अनदेखा डिजिटल वॉर जोन। देखिए, युद्ध से ठीक पहले ईरान अंदर से काफी कमजोर था। देश में भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस थी, महंगाई आसमान छू रही थी, और पूरे देश में सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे थे। उसके दुश्मनों को लगा कि शायद यही हमला करने का सबसे सही समय है। और जैसा मैंने कहा, ये जंग जमीन के साथ साथ साइबर स्पेस में भी उतनी ही जोरों से लड़ी जा रही थी। टीवी चैनल्स को हैक करना, इंटरनेट बंद कर देना और मिलिट्री नेटवर्क्स पर साइबर अटैक करना, ये सब इस मॉडर्न वॉर का एक अहम हिस्सा बन चुका था। इस लड़ाई का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं रुका। इसके झटके लगभग फौरन ही पूरी दुनिया में महसूस किए गए, खास तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी पर। सोचिए, दुनिया की लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी वॉर जोन से होकर गुजरती है। अब अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो इसका मतलब था एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस, जिसका असर हर किसी पर पड़ना तय था। और असर तो तुरंत दिखाई भी दिया। तेल के दाम आसमान छूने लगे और दुनिया भर के शेयर मार्केट बुरी तरह से गिर गए। अब ये साफ हो गया था कि ये युद्ध अब सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं रहा। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। ईरान के हमलों का जो पैमाना है ना, वो वाकई चौंकाने वाला है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प बिल्कुल नहीं थी। हम यहाँ हजारों हमलों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हजारों। ये संख्या ही अपने आप में इस संघर्ष की असली गंभीरता को सामने ले आती है। जरा सिर्फ यूएई पर हुए हमले के पैमाने को देखिए। करीब 189 बैलिस्टिक मिसाइलें, जो बहुत तेज और विनाशकारी होती हैं, और 900 से भी ज्यादा ड्रोन, जो झुंड में आकर किसी भी सुरक्षा को भेद सकते हैं। और इसका नतीजा बहुत विनाशकारी था।
4 लोगों की जान चली गई, 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए और दुबई की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन ये हमला सिर्फ यूएई तक ही नहीं रुका, ये तो आग की तरफ फैल गया। कुवैत में 97 मिसाइलें और 283 ड्रोन तो रोक लिए गए, लेकिन फिर भी सेना को नुकसान हुआ। वहीं बहरीन में अमेरिकी नौसेना के अड्डे के पास एक हमला हुआ, जिसमें एक आम नागरिक की जान चली गई और एक बड़ी तेल रिफाइनरी को भी नुकसान पहुंचा। और ये संघर्ष जॉर्डन और ओमान तक भी जा पहुंचा। जॉर्डन में मिसाइलों को आसमान में ही गिरा दिया गया, लेकिन उनका जो मलबा नीचे गिरा, उससे जमीन पर बेकसूर लोग घायल हो गए। और ओमान में ड्रोन ने एक बंदरगाह और तेल टैंकर पर हमला किया, जिससे एक और जान चली गई। अब इन सैन्य हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के बीच में एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत है, जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। और ये कीमत सच में चौंकाने वाली है। ईरान में 1200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लेबनान में 500 लोग मारे गए और सोचिए 7 लाख लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए। इजराइल में भी 10 लोगों की मौत हुई और 350 घायल हुए। और तो और अमेरिकी सेना ने भी अपने कम से कम 6 सैनिकों को खो दिया है। अब इस संघर्ष को और भी ज्यादा पेचीदा बनाने वाले कुछ और खिलाड़ी भी हैं, जो इसे सिर्फ 2 देशों की लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ा बना रहे हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ देशों के बीच की जंग नहीं है, इसमें कई ताकतवर सहयोगी संगठन भी शामिल हो गए हैं। जैसे कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह, जो ईरान का एक बड़ा सहयोगी है, वो लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है और जवाब में इजराइल लेबनान में बड़े हवाई हमले कर रहा है। ठीक उसी तरह यमन में हूथी हैं, जो ईरान के एक और सहयोगी हैं। वो लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं और इजराइल की तरफ भी हमले कर रहे हैं, जिससे दुनिया भर का व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो अब देखते हैं कि ये जो एक जगह पर संघर्ष चल रहा है, वो दुनिया के बाकी हिस्सों को कैसे प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इसके झटके बहुत दूर दूर तक महसूस किए जा रहे हैं। सबसे पहला और सीधा असर पड़ा है तेल की कीमतों पर, जो आसमान छू रही हैं और जिसका असर हम सब की जेब पर पड़ रहा है। और ये उछाल जबरदस्त है। देखिए, इस लड़ाई से पहले तेल की कीमत थी करीब $70 प्रति बैरल और अब ये लगभग $100 के निशान को छू रही है। और ये इतना अहम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि दुनिया की लगभग 20% तेल की सप्लाई अब खतरे में है, जो इसी अस्थिर इलाके से होकर गुजरती है। तो मतलब साफ है, अगर ये लड़ाई और फैलती है तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय समस्या नहीं रहेगी, ये एक पूरे वैश्विक आर्थिक संकट में बदल सकती है। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो इस वक्त हर किसी के जहन में है। इतनी अनिश्चितता के बीच अब यहाँ से आगे क्या होगा? इस मोड़ पर आकर पूरी दुनिया बस एक ही सवाल पूछ रही है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा। क्या कूटनीति काम करेगी और ये युद्ध यहीं थम जाएगा, या फिर ये और भड़केगा और शायद दुनिया के सबसे बड़े युद्ध में बदल जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके परिणाम हम सोच भी नहीं सकते। इसका जवाब तो बस वक्त ही देगा।